My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो है क्लास है, इस क्लास में हम सभी लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है उर्स डिस्पैच, इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा इसका नाम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उर्स डिस्पैच 1854। उर्स डिस्पैच 1854 को चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, या इसी को भारत का बौद्धिक चार्टर कहा जाता है, या इसी को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द उर्स डिस्पैच 1854, या इसी को हम चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854, और इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ उर्स डिस्पैच 1854, अर्थात वुड के आदेश पत्र, जो वुड का आदेश पत्र या जिसको हम लोग वुड का घोषणा पत्र कहते हैं 1854 का, उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, इसके पूर्व थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम सभी लोगों ने इसके पूर्व में 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ा है। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने 1833 के आज्ञा पत्र के बारे में चर्चा कर लिया है। लॉर्ड ऑकलैंड की जो घोषणा पत्र थी, जो शिक्षा नीति थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में चर्चा किया है। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा के इतिहास काल में सन 1833 से सन 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 1833 का आज्ञा पत्र आता है, उसके बाद से लेकर के और उसी पर जो है लॉर्ड ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति थी वो भी आधारित थी 1833 के आज्ञा पत्र पर। लॉर्ड मैकाले ने जो कुछ कहा था वो 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र के ऊपर जो आधारित था। 1813 के आज्ञा पत्र के बाद जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी आई थी, उस ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए मैकाले ने अपने मैकाले मिनट्स में कुछ जो है अपने नियम बताए थे, कुछ जो उन्होंने घोषणाएं की थी, कुछ उन्होंने तरीके बताए थे, और उसके बाद 1833 का भी घोषणा पत्र आया था। 1813 के घोषणा पत्र के प्राच्य विवाद को सुलझाते हुए लॉर्ड मैकाले ने अधोगामी निस्संदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी दिया था। उसके उपरांत मार्च 1835 में एक आदेश पत्र आया, और जो आदेश पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है उसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने घोषणा की थी, जिसकी और जो बेस्ड था लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र को। लॉर्ड मैकाले का जो घोषणा पत्र था उसी को उन्होंने कानूनी मान्यता प्राप्त करती थी मार्च 1835 में। तो इसलिए कहा जाता है कि सन 1833 से लेकर के और 1853 की अवधि, ये उर्स डिस्पैच की अवधि की हम लोग बात करें, उसके पूर्व की जो अवधि है, इसी को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है।
लॉर्ड बैंटिंग की सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को ही सरकार की शिक्षा नीति बताया गया। जैसा हम लोगों ने चर्चा भी किया कि जो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र था, लॉर्ड मैकाले मिनट था, उस लॉर्ड मैकाले की मिनट पर आधारित जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सन 1835 की विज्ञप्ति थी, उसमें अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को ही सरकार की शिक्षा नीति बताया गया था। लॉर्ड बेंटिंग की नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए एक लोक शिक्षा समिति ने अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए संस्थाओं को नवनिर्माण किया। तो ध्यान दीजिए, लॉर्ड बेंटिंग की जो नीति थी उसको जो है व्यवहारिक रूप देने के लिए लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी, और यह लोक शिक्षा समिति जो है अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए संस्थाओं के नवनिर्माण पर बल दिया या फिर संस्थाओं का नवनिर्माण किया। सन 1833 के आज्ञापत्र ने भारत के सिंह द्वार सभी देशों की मिशनरियों के लिए खोल दिए। ध्यान दीजिए, हम सभी लोगों ने जब 1833 के आज्ञापत्र के बारे में चर्चा किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1833 के आज्ञापत्र में कहा गया था कि सभी देशों की मिशनरियां जो है भारत में जाकर के शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। तो इस तरह से 1833 के आज्ञापत्र ने जो है भारत के सिंह द्वार सभी देशों की मिशनरियों के लिए खोल दिए थे कि सभी देशों की मिशनरियां भारत में आ सकती हैं, वे वहाँ पे जा कर के अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं और साथ ही साथ शिक्षा का भी प्रचार प्रसार कर सकती हैं, शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परिणाम होता है, परिणाम स्वरूप अंग्रेज मिशनरियों के अलावा अन्य देशों की मिशनरियों ने भी भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए क्या किए, मिशन स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। इसीलिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका जो है प्रारंभ होता है। तो जब सभी देशों की मिशनरियों को छूट मिल जाती है भारत में आने के लिए 1833 के आज्ञापत्र के अनुसार, तो अंग्रेज मिशनरियाँ और उसके साथ साथ अन्य देशों की मिशनरियाँ भी भारत में आती हैं और वे अंग्रेजी की शिक्षा के लिए मिशन स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करती हैं। सन 1853 के अंत तक भारत देश में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो ध्यान दीजिए, 1833 से लेकर 1853 के बीच में ढेर सारी मिशनरियों ने क्या किया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किए। तो इस तरह से भारत देश में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य भारत देश में 1853 तक स्थापित हो गया था। इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय का। श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय कहते हैं कि शिक्षा छनाई सिद्धांत का बोलबाला रहा है। इस समय में जन शिक्षा असंभव गिनी गई एवं देसी शिक्षा कुचल दी गई। पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ा, प्राच्य विद्या निरर्थक मानी गई। ध्यान दीजिए कि जो 1833 के 1853 के बीच के हम लोग टाइम पीरियड की बात कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी शिक्षा फली फूली, तो उसी समय को लेकर के श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षा छनाई सिद्धांत का बोलबाला रहा, जो डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसका बोलबाला रहा। जन शिक्षा असंभव गिनी गई एवं देसी शिक्षा कुचल दी गई, अर्थात जन शिक्षा आम लोगों को शिक्षा प्रदान करना असंभव माना गया। जो हमारी प्राच्य शिक्षा व्यवस्था थी या देसी शिक्षा व्यवस्था थी उसको कुचलने का प्रयास किया गया, परंतु पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ता है उसी पीरियड में और प्राच्य विद्या क्या हो जाती है, निरर्थक मानी जाती है, उसका महत्व घटता है, उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है शिक्षा का माध्यम वह अंग्रेजी हुआ। सांस्कृतिक एवं लोक भाषाएं निकम्मी ठहराई गई। तो सांस्कृतिक जो भारत की सांस्कृतिक संस्कृति था, जो कल्चर था और जो भारत की लोक भाषाएं थी उन सभी को निकम्मा ठहराया गया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखते हुए अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला हुआ, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया इस दौरान। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि टॉपिक है हमारा वुड्स डिस्पैच। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि वुड के घोषणा पत्र के मूल कारण क्या थे। व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओरिजिन्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। जो वुड्स का डिस्पैच था या वुड्स का जो घोषणा पत्र था उसके मूल कारण क्या थे। डियर स्टूडेंट्स,
ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष के बाद नवीन आज्ञा पत्र प्राप्त करना होता था। जैसा कि हम लोगों ने 1813 का आज्ञा पत्र देखा, उसके बाद 1833 का आज्ञा पत्र आता है 20 वर्ष के उपरांत, और फिर उसके 20 वर्ष के उपरांत 1853 का समय आता है। तो 1853 में एक नवीन आज्ञा पत्र प्राप्त करना होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सन 1833 के बाद 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी होने का समय होता है। तो 1833 के आज्ञा पत्र के उपरांत 1853 में एक नया चार्टर्स एक्ट या आज्ञा पत्र जारी होना था। सन 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का जब अवसर आया, जब समय आया 1853 में उसके रिवीजन ऑफ चार्टर्स एक्ट का, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिए, 1853 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो संसद था, ब्रिटिश संसद था, उसने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाना अनिवार्य है। तो 1853 में जब न्यू चार्टर्स एक्ट या फिर नवीन आज्ञा पत्र को लाने का समय आता है, तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि वर्तमान समय में जो भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाना आवश्यक है। और इसी विचार को लेकर के जो वुड्स डिस्पैच है वो आता है। तो इसी विचार से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने के उद्देश्य से संसदीय समिति या सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से वुड्स डिस्पैच स्टार्ट होता है। जो वुड का घोषणा पत्र था उसका जो है फाउंडेशन यहाँ पे पड़ता है 1853 में, जब नवीन आज्ञा पत्र आने का समय होता है। तो उसी समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि भारतीय शिक्षा की नीति में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने के उद्देश्य से संसदीय समिति की नियुक्ति की। तो सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स की नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है और उससे कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दीजिए। जो भी भारतीय शिक्षा की जो वर्तमान समय में समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उसमें कैसे उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में आप सुझाव दीजिए। एक संसदीय समिति को इसके लिए नियुक्त किया गया। ब्रिटिश लोकसभा द्वारा नियुक्त संसदीय समिति ने 1853 तक भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया। तो ध्यान दीजिए, 1853 तक जो ये संसदीय समिति बनी थी उसने जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली का, भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया तथा भारतवर्ष में पहले रह चुके ट्रेवेलियन, पैरी, मार्शमैन, वेल्सन, हैलिडे तथा डफ आज से भी परामर्श लिया। तो जो ये संसदीय समिति थी उसने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया और भारतवर्ष में जो पहले यहाँ पे रह चुके थे उन सभी से, जैसे उनमें ट्रेवेलियन का नाम आता है, पैरी का नाम, मार्शमैन, विल्सन, हैलिडे, डफ और अन्य लोगों से भी इस संसदीय समिति ने परामर्श लिया, सुझाव लिया। और इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 अर्थात 19 जुलाई सन 1854 को शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र या आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। तो ध्यान दीजिए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो संसदीय समिति बनाई गई थी उस संसदीय समिति ने लोगों से चर्चा की, खुद स्टडी किया भारतीय शिक्षा प्रणाली का, भारत में जो शिक्षा चल रही थी और उसके सुझाव जो थे, जो उसके रिकमेंडेशंस थे, उस सुझाव के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई सन 1854 को शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र या आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। तो ये डेट याद रख सकते हैं आप, 19 जुलाई 1854 या 19 जुलाई 1854। और इसी शिक्षा संबंधित घोषणा पत्र या आदेश पत्र को कंपनी के संचालक मंडल दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष या सभापति सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच या वुड्स का आदेश पत्र इसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो संसदीय समिति के द्वारा जो शिक्षा संबंधी जो रिकमेंडेशंस होते हैं, जो सुझाव होते हैं, उसको एक जब घोषणा पत्र या आदेश पत्र का रूप दिया जाता है तो उस समय
कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो सभापति होते हैं, जिनका नाम होता है सर चार्ल्स वुड। तो सर चार्ल्स वुड के नाम से इस घोषणा पत्र का नाम वुड्स डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र हो जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा काम किसने किया था? चार्ल्स वुड ने? नहीं, चार्ल्स वुड ने नहीं किया था, बल्कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जो संसदीय समिति बनी थी, उस संसदीय समिति ने सारा काम किया था। उसने जो है भारतीय शिक्षा की जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो समस्याएं थी उसका अध्ययन किया, लोगों से सुझाव प्राप्त किया, लोगों से बातें की, जो भारत में रह चुके अंग्रेज थे उनसे बातें की, और उन सभी से बातें करने के उपरांत जो उसने सुझाव दिए थे उस सुझाव को ही इस घोषणा पत्र या आदेश पत्र में लाया गया। और इस घोषणा पत्र या आदेश पत्र को जो कंपनी के उस समय के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सर चार्ल्स वुड, तो उन्हीं के नाम पे इस घोषणा पत्र का नाम वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच या वुड का आदेश पत्र कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया है और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 2-3 यहाँ पे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, जैसे कि जो वुड्स डिस्पैच था उसकी घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई सन 1854 को की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो जो ये संचालक मंडल था कंपनी के जो संचालक मंडल थे उनके नाम पर सर चार्ल्स वुड इसका नाम रखा जाता है, चूंकि कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष या सभापति जो थे वे सर चार्ल्स वुड थे, तो इसलिए इसका नाम वुड का घोषणा पत्र रखा जाता है। और जो वुड का घोषणा पत्र था यह 100 आर्टिकल से 100 सेक्शन 100 अनुच्छेदों का एक लंबा लेख पत्र है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वुड का घोषणा पत्र उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो 100 है, 100 है, तो 100 अनुच्छेदों का एक लंबा लेख पत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया है और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु एक सुनिश्चित बहुआयामी तथा दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। ध्यान दीजिए, जो वुड्स डिस्पैच है, जो वुड्स का घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, जो भारत में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, उसके रिवीजन की बात की गई, उसके पुनरीक्षण की बात की गई तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु एक सुनिश्चित बहुआयामी तथा दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में एक सुनिश्चित, डिफिनिट, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी और लॉन्ग टर्म या जिसको हम लोग दीर्घकालीन नीति कहते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी को सूचीबद्ध करने का प्रयास वुड्स डिस्पैच में किया गया था। इसीलिए जो वुड्स डिस्पैच है, जो वुड का घोषणा पत्र है, इस वुड्स के डिस्पैच को, वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि चूंकि यह जो वुड का घोषणा पत्र था यह जो है एक डिफिनिट मल्टी डायमेंशनल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर के आई थी। भारत में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु, भारत में शिक्षा की व्यवस्था जो थी उसकी पुनरीक्षण हेतु, भारत में शिक्षा के विकास हेतु, इसीलिए इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। और साथ ही साथ कुछ इतिहासकारों ने जो वुड्स का घोषणा पत्र था, वुड्स डिस्पैच था, उसको भारत का बौद्धिक चार्टर भी कहा है। तो भारत का बौद्धिक चार्टर या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र, ये किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। वुड के इस घोषणा पत्र ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा को एक नया मोड़ दिया था। जो वुड का घोषणा पत्र था उसने तत्कालीन भारतीय शिक्षा को एक नया मोड़ दिया। उसकी वजह से
भारतीय शिक्षा में एक नई क्रांति आती है, इसीलिए इसको भारत का बौद्धिक चार्टर या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें थी, कौन कौन से प्रमुख सुझाव थे जो उड के घोषणा पत्र या उड्स के आदेश पत्र में दिए गए थे। व्हाट आर द मेजर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ उड्स डिस्पैच। ये महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट्स। इसमें कभी कभी लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में आपको सारे रिकमेंडेशंस पूछे जा सकते हैं, या कभी कभी जो है टॉपिक वाइज पूछा जाता है कि टीचर एजुकेशन में या फिर हायर एजुकेशन में या प्राइमरी एजुकेशन में या शिक्षा की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के संबंध में क्या क्या अनुशंसाएं उस डिस्पैच में की गई थी। तो सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य की हम लोग चर्चा करते हैं। और उसमें जो उड का घोषणा पत्र था या उड्स का डिस्पैच था, उसमें द फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो शिक्षा के उत्तरदायित्व को लेकर के प्रारंभ से ही चर्चा रही है। तो शिक्षा का उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन किसको जाता है? कंपनी के अनुसार या उड्स डिस्पैच के अनुसार जो है जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो किसका है? कंपनी का है। तो उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। ध्यान दीजिए, शिक्षा का उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन किसका है? भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। यह स्वीकार किया जाता है उड के घोषणा पत्र या उड्स डिस्पैच में, उड के आदेश पत्र में। उड के घोषणा पत्र में कहा जाता है कि भारतीयों के नैतिक व भौतिक विकास के लिए आवश्यक शिक्षा का प्रसार करने के उत्तरदायित्व को पुनीत कर्तव्य बताया जाता है। और भारतीयों के नैतिक व भौतिक विकास के लिए आवश्यक शिक्षा का प्रसार करने के उत्तरदायित्व को एक पुनीत कर्तव्य बताते हुए उड्स के डिस्पैच में कहा गया था, कुछ स्टेटमेंट दिया गया, कहा गया, क्या कहा गया कि अमॉन्ग many subjects of importance, none can be stronger claim to our attention than that of education। ध्यान दीजिए, कहा गया कि among many subjects of importance, none can be stronger claim to our attention than that of the education। अर्थात जितने भी विषय हैं, जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जितने भी important subjects हैं, उन सभी विषयों में से जो शिक्षा का विषय है वह सबसे ही महत्वपूर्ण है। उससे अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करता है। इट इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट सेक्रेड ड्यूटीज टू बी द मीन्स ऑफ कन्फरिंग अपॉन द नेटिव्स ऑफ इंडिया those vast moral and material blessings which flow from the general diffusion of the useful knowledge and which India may derive from her connection with इंग्लैंड। तो ध्यान दीजिए, जो कहा जाता है कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना अधिक आकर्षित नहीं कर सकता है जितना कि एजुकेशन या शिक्षा। तो शिक्षा को पुनीत कर्तव्य बताते हुए उड्स के घोषणा पत्र में यह कहा जाता है कि अन्य विषयों की अपेक्षा जो शिक्षा का विषय है वह हमारा ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करता है। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है कि भारत के निवासियों को उस नैतिक तथा भौतिक समृद्धि से युक्त करें जो उपयोगी ज्ञान के सामान्य विस्तारण से फैलती है तथा जो भारत इंग्लैंड से अपने संबंधों के कारण प्राप्त कर सकता है। तो जो भारत प्राप्त कर सकता है इंग्लैंड से अपने संबंधों के कारण, उस शिक्षा व्यवस्था को प्रदान करना हमारा एक पुनीत कर्तव्य होगा, ऐसा माना गया था उड्स के घोषणा पत्र या उड्स के डिस्पैच में, उसमें ऐसा कहा गया था। अगला जो पॉइंट है दैट इज अबाउट द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कहा गया, उसमें कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक व चारित्रिक उन्नत करना, राजपथों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, भारतीयों को समृद्ध बनाना, ब्रिटिश उत्पादकों व जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ ब्रिटिश कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बनाए रखना था। तो ये जो हम लोग बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की, तो उसको यदि हम लोग एक स्टेटमेंट में देखना चाहें तो कहा जाता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य था वो भारतीयों का बौद्धिक,
चारित्रिक उन्नत करना था। साथ ही साथ जो राजपद थे उस राजपदों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना था। इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में चर्चा भी किया था। भारतीयों को समृद्ध बनाना तथा ब्रिटिश उत्पादकों व जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करना भी अंग्रेजी शिक्षा का एक उद्देश्य रहा है। और उसी के साथ साथ ब्रिटिश कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है अंग्रेजी शिक्षा का। तो शिक्षा के उद्देश्य को भी इसी रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि हम भारत में एक ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। वी मस्ट emphatically declare that the education which we desire to see extended in India in that which has for its object diffusion of the improved arts, science, philosophy and literature of Europe, in short of European नॉलेज। तो ध्यान दीजिए, एम्स ऑफ एजुकेशन है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि भारत में एक ऐसी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए जिसका उद्देश्य क्या हो, यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यदि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को हम लोग पॉइंट वाइज देखना चाहें तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को हम पॉइंट वाइज कह सकते हैं। द फर्स्ट वन जो पहला है वो है भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी बौद्धिक, उनकी मानसिक, उनकी नैतिक, उनकी चारित्रिक तथा उनकी आर्थिक उन्नत करना। तो भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक तथा आर्थिक उन्नत करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है अंग्रेजी शिक्षा का, या उद्घोषणा पत्र के अनुसार जो अंग्रेजी शिक्षा हो गया है। दूसरा, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से अवगत करा करके उनकी भौतिक समृद्धि करना। तो भारतीयों को जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था थी या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान था, उससे अवगत करा करके भारतीयों की भौतिक समृद्धि करना भी अंग्रेजी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, या उद्घोषणा पत्र के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसमें से एक है। द नेक्स्ट वन इज भारतीयों को राजपदों या राज सेवा के लिए सुयोग्य व्यक्ति या कर्मचारी बनाना भी तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य रहा है। चूँकि अंग्रेज जो थे विश्व शासन के लिए वो जो अपना शासन प्रणाली था उसको बनाए रखने के लिए उनको जो कर्मचारियों की आवश्यकता थी, बाबुओं की आवश्यकता थी, तो उस कर्मचारियों या बाबुओं को उत्पन्न करने के लिए भी उन्होंने ही शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया। और शिक्षा के द्वारा ही वे कुछ ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहते थे जो कि क्या हो, रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन जिनका सोच, जिनका विचार, जिनकी मानसिकता क्या हो, वो अंग्रेजों की जैसा हो, जो अंग्रेजों के जैसा सोचे, अंग्रेजों के जैसे विचार करें, अंग्रेजों के जैसे जिनका पहनावा हो, जो उनका जो वर्क कल्चर जो अंग्रेजों के जैसा हो, वैसे भारतीयों को वे उत्पन्न करना चाहते थे। इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया। तो वे ऐसे भारतीयों को ही राज्य सेवा के लिए सुयोग्य मानते थे, राजपदों पे वे नियुक्त करना चाहते थे। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का जो उद्देश्य था वह क्या था, भारतीयों को राजपदों या राज्य सेवा के लिए योग्य व्यक्ति या कर्मचारी बनाना। द नेक्स्ट वन इज भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता प्रदान करना या सहायता देना। तो भारतीयों को इस योग्य बनाना कि वे अपने देश को एक समृद्धशाली बना सकें और साथ ही साथ भारतीय जो है अंग्रेजों की भी मदद कर सकें। अंग्रेजों को जो है अंग्रेजी जो व्यवस्था थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे या अंग्रेजों का जो शासन था उस शासन को अच्छे से चलाने में उनकी सहायता कर सके। तो भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। और द नेक्स्ट वन इज भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा भारत में अंग्रेजी माल की मांग को बढ़ाना। यह भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि जो भारतीय हैं जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका एक जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। और साथ ही साथ जब उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकेगा तभी जो अंग्रेजों के द्वारा जो माल या जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उसकी डिमांड होगी, क्योंकि वही भारतीय उसका यूज करेंगे। तो भारत में अंग्रेजी माल की मांग को बढ़ाना भी एक प्रमुख उद्देश्य रहा और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते थे। द नेक्स्ट वन इज भारतीय जनता को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से अंग्रेजी भाषा, साहित्य और विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा प्रदान करना। तो ध्यान दीजिए जो शिक्षा का उद्देश्य रहा है क्या है, भारतीय जनता को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विज्ञान और अन्य विषयों की शिक्षा
प्रदान करना भी एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे करिकुलम की या पाठ्यक्रम की कि जो उर्स डिस्पैच में पाठ्यक्रम या करिकुलम को लेकर के क्या कुछ कहा गया। पाठ्यक्रम या करिकुलम, उसमें सबसे पहले यह कहा गया कि जो प्राच्य भाषा है या प्राच्य साहित्य है उसको भी स्थान दिया जाएगा। तो उठ के घोषणा पत्र में प्राच्य भाषा प्राच्य साहित्य को स्थान दिया गया और कहा गया उठ के घोषणा पत्र में कि अरबी, फारसी और संस्कृत को उपयोगी बताते हुए उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। तो उठ के घोषणा पत्र में अरबी, फारसी और संस्कृत को उपयोगी बताते हुए उनको पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही जाती है। दूसरा है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान। देखिए, जो प्राच्य शिक्षा थी या प्राच्य भाषा थी, प्राच्य साहित्य था, उसके लिए कहा गया कि उसको भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, लेकिन पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान देने की बात उनकी घोषणा पत्र में कही जाती है। और उसमें कहा जाता है कि भारतीयों के लिए यूरोप के समुन्नत विज्ञान, दर्शन, साहित्य और कला कौशल को अधिक उपयोगी बताया गया और अधिक उपयोगी बता करके उसको पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया जाता है। तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान प्रदान किया जाता है। उनके घोषणा पत्र में कहा गया कि भारतीयों के लिए यूरोप की समुन्नत विज्ञान, दर्शन, साहित्य और कला कौशल जो है वो अधिक उपयोगी है और उसको अधिक उपयोगी बता करके पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि पाश्चात्य विज्ञान, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य कला कौशल, इन विषयों को जो है यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा दी जाती है और इसको यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा देते हुए उर्स डिस्पैच में कहा जाता है कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह कौन सी शिक्षा है, वह यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा है। तो यूरोपीय ज्ञान अर्थात पाश्चात्य विज्ञान, यूरोपीय ज्ञान अर्थात पाश्चात्य दर्शन, यूरोपीय ज्ञान अर्थात पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा, यूरोपीय ज्ञान अर्थात पाश्चात्य कला कौशल विषयों की शिक्षा प्रदान करना। तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य कला कौशल विषयों की शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं वह कौन सी शिक्षा है, वह यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रिलीजियस एजुकेशन। तो धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट प्रदान की जाती है। जो धार्मिक शिक्षा है या रिलीजियस एजुकेशन है उसके लिए लिमिटेड जो है वहाँ पे छूट या लिमिटेड फ्रीडम दी जाती है। उठ के घोषणा पत्र में कहा गया कि घोषणा पत्र में मिशनरी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी जाती है। सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन किया गया। ध्यान दीजिए, उठ के घोषणा पत्र में कहा गया कि जो मिशनरी स्कूल है, मिशनरी स्कूल धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी। तो सरकारी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल्स में धार्मिक तटस्थता की बात की जाती है, लेकिन जो मिशनरी स्कूल है वे मिशनरी स्कूल धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतया धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था, किंतु प्रत्येक विद्यालय की पुस्तकालयों में ईसाई धर्म ग्रंथ दैट इज बाइबल का होना आवश्यक एवं अनिवार्य कर दिया गया था। ध्यान दीजिए कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया था उठ के घोषणा पत्र के अनुसार जो शिक्षा नीति थी, लेकिन उठ के घोषणा पत्र में कहा गया कि जो हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन्स है या ईसाइयों का जो हॉली बुक है, पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबल, उस बाइबल को प्रत्येक विद्यालयों में रखना आवश्यक एवं अनिवार्य है। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिससे सभी धर्म के विद्यार्थी जो है वे ईसाई धर्म व संस्कृत के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा उससे प्रभावित हो सकें। तो क्रिश्चियन रिलीजन या ईसाई धर्म जो था, उस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ईसाई धर्म और संस्कृत के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए, उससे प्रभावित करने के लिए यह नीति अपनाई गई कि जो विद्यालय होंगे उन विद्यालयों में ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल रखी जाएगी, उसका होना अनिवार्य होगा, जिससे कि सभी धर्म या अन्य धर्म को जो विद्यार्थी थे वे इससे प्रभावित हो सके, ईसाई धर्म के बारे में जान सके। इसी से रिलेटेड जो सरकारी संस्थाएं थी, उन सरकारी संस्थाओं को कहा गया कि सरकारी संस्थाएं या गवर्नमेंट स्कूल जो होंगे वहाँ पे
धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाई जाएगी। तो सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा या वॉलंटरी रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात कही जाती है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होगा, स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा नीति को अपनाया जाएगा। वॉलंटरी रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा के लिए कहा गया, इसमें जो वुड्स डिस्पैच में द फर्स्ट पॉइंट इज, सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के संबंध में घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में समस्त जन समुदाय के लिए स्थापित किए गए शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा अपरिहार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट जो है क्या कहा जा रहा है, उठ के घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के समस्त जन समुदाय के लिए स्थापित किए गए शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा अपरिहार्य रूप से क्या होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है उट्स के घोषणा पत्र में। किन संस्थाओं में, जो सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। कहा गया कि ईसाई धर्म के बारे में छात्रों के द्वारा अपने अध्यापकों से पूछे गए प्रश्नों के बारे में दिए गए स्पष्टीकरणों को हतोत्साहित करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है यदि यह सूचना विद्यालय अवधि के अतिरिक्त समय में दी जाती है। लेकिन एक और बात कही जाती है कि इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर विद्यार्थी जो है क्रिश्चियन रिलीजन या ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको हम किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह सूचना जो है विद्यालय की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसके अलावा जो अतिरिक्त समय में इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। उस डिस्पैच में कहा गया कि दोज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट देयर ऑब्जेक्ट it was and is indispensable that the education conveyed in them should be exclusive secular। तो ध्यान दीजिए, एक्सक्लूसिव सेकुलर एजुकेशन की बात की जा रही है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात उस डिस्पैच में की गई थी। We have no desire to prevent or discourage any explanation which the peoples may of their own free will ask from the masters upon the subjects of Christian religions, provide that such information be given out of school hours। तो ध्यान दीजिए, स्कूल आवर्स के बाद जो विद्यालय की समय अवधि है, पीरियड है, उस स्कूल आवर्स के बाद क्रिश्चियन रिलीजन्स पे विद्यार्थी अपने शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो इस तरह से जो क्रिश्चियन मिशनरीज के विद्यालय थे वहाँ पे धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जो सरकारी संस्थाएं थी, शिक्षा संस्थाएं थी, उसमें जो है कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष जो है या फिर पूरी तरह से सेकुलर एजुकेशन प्रदान किया जाएगा। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी क्रिश्चियन रिलीजन्स या जो ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करना चाहता है अपने शिक्षक से, तो वह विद्यालय अवधि के बाद कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या शिक्षा के माध्यम की हम लोग चर्चा करते हैं। तो शिक्षा के माध्यम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में स्पष्ट रूप से उस डिस्पैच में कहा जाता है कि अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी और अन्य व्यक्तियों के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेज या देशी भाषाओं को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षा का माध्यम निश्चित किया जाता है उस डिस्पैच के अनुसार। तो इस तरह से देखिए, उस डिस्पैच में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो शिक्षा का माध्यम है, उसको दोनों भाषाएं बनाई गई। कहा गया कि ऐसे लोग जो अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखते हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, और अन्य व्यक्तियों के लिए जो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज या देसी भाषाएं हैं उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। उठ के घोषणा पत्र में शिक्षा के माध्यम के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा को वहाँ पढ़ाया जाएगा जहाँ उसकी मांग हो, अर्थात जहाँ जो लोग जो है अंग्रेजी जानते हो, परंतु अंग्रेजी का शिक्षण उस जिले की देसी भाषा के अध्ययन के साथ संयुक्त किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जो देसी भाषाएं हैं उन देसी भाषाओं के अध्ययन के साथ साथ ही अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन लोग कर सकते हैं, जो करना चाहे या जिनकी डिमांड हो। हम अंग्रेजी भाषा तथा देसी भाषाओं को यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए माध्यम के रूप में देखना चाहते हैं एवं हमारी इच्छा
उन्हें साथ साथ भारत के सभी स्कूलों में पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के साथ फलती फूलती देखने की है। तो ध्यान दीजिए, उस डिस्पैच में स्पष्ट रूप से अंग्रेजी भाषा को और जो हमारी प्राच्य भाषाएं या देसी भाषाएं हैं, दोनों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में कहा जाता है। कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए माध्यम के रूप में हम देसी भाषाओं को भी देखना चाहते हैं और अंग्रेजी भाषाओं को भी देखना चाहते हैं। यह हमारी इच्छा है कि हम उन्हें साथ साथ भारत के सभी स्कूलों में पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के साथ फलती फूलती देखा जाए। इसी को इंग्लिश में देखा जाए तो कहा गया कि इन एनी जनरल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट फेयर देयर इज अ डिमांड फॉर इट, अर्थात इंग्लिश एजुकेशन की जहां पे डिमांड होगी वहां पे प्रदान किया जाएगा। बट सच इंस्ट्रक्शन शुड ऑलवेज बी कंबाइंड विद द केयरफुल अटेंशन टू द स्टडी ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द। ध्यान दीजिए कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज है, उस वर्नाकुलर लैंग्वेजेज या प्राच्य भाषाओं के साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टू द वर्नाकुलर ऑफ इंडिया, English language and to the vernacular of India together as the media for the diffusion of European knowledge, and it is our desire to see them cultivated together. All schools in India of a sufficiently high class to maintain a schoolmaster possessing the requisite qualifications। अर्थात जो अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ प्राच्य भाषा दोनों को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये सारी चीजें हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। लेकिन ये जब आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन की बात करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम की बात करेंगे, तो वहां पर उर्स डिस्पैच में कहा गया, उनके आदेश पत्र में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि प्राच्य भाषाएं इतनी सशक्त व समृद्ध नहीं हैं कि उनमें विज्ञान तथा पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा दी जा सके। तो देखिए, उनके घोषणा पत्र में जब हायर एजुकेशन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जो प्राच्य भाषाएं हैं, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं, वे इतनी सशक्त और समृद्ध नहीं हैं कि उनमें हम पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा प्रदान कर सकें। इसीलिए उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी भाषा ही होगा। तो हायर एजुकेशन के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है था वो क्या था? इंग्लिश था उस डिस्पैच के अनुसार। प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज दोनों को साथ साथ लेकर के चलने की बात की जाती थी कि दोनों भाषाओं में जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाएगा। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे वे इंग्लिश में, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे वे वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीचिंग मेथड्स की या शिक्षण विधियों की, कि उर्स डिस्पैच में शिक्षण विधियों के बारे में क्या क्या कहा गया। तो सबसे पहले मिशनरीज जो स्कूल्स थे उसके बारे में चर्चा किया जाए तो मिशनरियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट दी गई थी उस डिस्पैच में। इसीलिए पादरी के लिए उपदेश प्रधान शिक्षण विधि की अनुमति दी गई। चूंकि मिशनरियों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसलिए जो वहाँ के पादरी होते थे वे धार्मिक शिक्षा प्रदान करने हेतु उपदेश दिया करते थे। तो इसलिए उपदेश प्रधान शिक्षण विधि की अनुमति जो है मिशनरियों को दी जाती है। अन्य विषयों की शिक्षा हेतु जो शिक्षण विधि थी वो क्या थी? मौखिक शिक्षण विधि और लिखित शिक्षण विधि दोनों पर बल दिया गया कि मौखिक रूप से भी टीचर्स पढ़ाएगा और कुछ उनको लिखाएगा भी। तो मौखिक व लिखित विधि की शिक्षण विधि अन्य विषयों के लिए थी। विज्ञान की बात करें, साइंस के लिए तो एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि के बारे में कहा गया। और हायर एजुकेशन की बात की गई तो हायर एजुकेशन में लेक्चर मेथड की चर्चा की जाती है। तो इस तरह से मिशनरीज स्कूलों में उपदेश प्रदान शिक्षण विधि, अन्य विषयों में मौखिक और लिखित शिक्षण विधि की बात की जाती है। साइंस के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि की चर्चा की गई और उस शिक्षा के लिए व्याख्यान विधि की रिकमेंडेशंस उस डिस्पैच में की जाती है। चलिए अगला टॉपिक जो है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स या जन शिक्षा विभाग या लोक शिक्षा विभागों की स्थापना की बात उनके घोषणा पत्र में की गई थी। उनके घोषणा पत्र या आदेश पत्र में यह सुझाव दिया गया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों दैट इज प्रोविंशियल बोर्ड्स एंड काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन, प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके भारत के जो पांचों प्रांत हैं दैट इज पंजाब, बंगाल, चेन्नई, मुंबई, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इन सभी में एक एक लोक शिक्षा विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना
की जाए। तो ध्यान दीजिए, उस डिस्पैच में कहा गया कि जो प्रांतीय बोर्ड और शिक्षा समितियां हैं उस समय में प्रोविंशियल बोर्ड्स एंड काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन जो है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको भंग कर दिया जाए और भारत के सभी प्रांतों में एक एक लोक शिक्षा विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की जाए। जन शिक्षा विभाग या लोक शिक्षा विभाग के संचालन का जो भार होगा उसका संपूर्ण भार लोक शिक्षा संचालक या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर रखा जाए। अर्थात जो जन शिक्षा विभाग खोली जाए उसके जो संचालन का संपूर्ण भार डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या लोक शिक्षा संचालक के ऊपर रखा जाए और उसे अपनी कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए अर्थात डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को सहायता देने के लिए उप शिक्षा संचालकों, विद्यालय निरीक्षकों और सहायक विद्यालय निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए। तो ध्यान दीजिए, उप शिक्षा संचालकों, विद्यालय निरीक्षकों, सहायक विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की बात की जाती है उस डिस्पैच में और कहा जाता है कि जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन होगा या लोक शिक्षा संचालक होगा उसी पर संपूर्ण भार होगा जो है शिक्षा के संचालन का और उसकी मदद के लिए उप शिक्षा संचालक, विद्यालय निरीक्षक और सहायक विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो लोक शिक्षा विभाग होगा, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, उसकी राज्य में शिक्षा की व्यवस्था के संचालन के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व उसी का होगा। तो राज्य में शिक्षा के संचालन का उत्तरदायित्व किसका होगा? लोक शिक्षा विभाग का या पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा उत्तरदायित्व होगा। साथ ही साथ जन शिक्षा संचालक सरकार को वर्ष के अंत में शैक्षिक प्रगति से संबंधित अपना प्रतिवेदन भेजेगा और ये जो पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होंगे ये सभी डिपार्टमेंट क्या करेंगे? सरकार को हर साल हर पर ईयर जो है अपना जो एक रिपोर्ट शैक्षिक प्रगति का एजुकेशन में क्या प्रोग्रेस हुई उसकी एक रिपोर्ट जो है सरकार को हर वर्ष भेजेंगे। तो जन शिक्षा संचालक सरकार को वर्ष के अंत में शैक्षिक प्रगति से संबंधित अपना रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन हर साल भेजेगा। तो यह पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना के बारे में उस डिस्पैच में कहा जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी चर्चा उस डिस्पैच में की जाती है। उस डिस्पैच में कहा जाता है कि भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की आज्ञा उस डिस्पैच में दी जाती है। यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा किस घोषणा पत्र में दी गई या किसके द्वारा दी गई? तो उस डिस्पैच में या उस के आदेश पत्र में यह घोषणा किया गया कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा उर्स डिस्पैच या उड़ के घोषणा पत्र में दी जाती है। उड़ के घोषणा पत्र में कहा गया कि इन विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालयों को आदर्श मानकर किया जाए जो उस समय केवल परीक्षण संस्था थे। ध्यान दीजिए, जो मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है उसके लिए जो रोल मॉडल होगा दैट विल बी लंदन यूनिवर्सिटी या लंदन के जो विश्वविद्यालय हैं उन लंदन के विश्वविद्यालयों को आदर्श मान करके, उनको आइडियल मान करके भारत में, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात की जाती है। और जो लंदन के विश्वविद्यालय थे उसमें क्या थे? सिर्फ और सिर्फ क्या थे? परीक्षण संस्था थे, टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, अर्थात परीक्षा कराने वाली संस्थाएं थी। विश्वविद्यालयों में एक सीनेट की स्थापना की जाए जिसमें कुलपति हों, उप कुलपति हों तथा सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी होंगे। तो ध्यान दीजिए, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में हम लोगों के देश में जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी एक सीनेट होता है। तो उसी तरह से जो है उस डिस्पैच में कहा गया कि जो भी विश्वविद्यालय भारत में खोले जाएं उसमें एक सीनेट की स्थापना की जाए, एक सीनेट हो और उस सीनेट में कौन होगा? चांसलर होगा या कुलपति होगा, वाइस चांसलर या उपकुलपति होगा तथा जो एक्सपीरियंस टीचर्स है वे उसके क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। तो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य या अनुभवी प्राध्यापक जो है उस सीनेट के मेंबर होंगे। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक सीनेट की स्थापना की बात भी की जाती है उस डिस्पैच में। इन विश्वविद्यालयों का जो कार्य होगा वो कॉलेजों को संबद्ध करना, परीक्षाओं की व्यवस्था करना तथा उपाधियां या प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। ध्यान दीजिए, जो यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे भारत में उनका जो रोल होगा, जो काम होगा वो क्या होगा? शिक्षा प्रदान करना नहीं होगा बल्कि
जो कॉलेजेज होंगे, जो महाविद्यालय होंगे, उन कॉलेजों को अफिलिएशन प्रदान करना, उनको संबद्धता प्रदान करना, उन कॉलेजों में परीक्षाएं कराना, परीक्षाओं की व्यवस्था कराना तथा उनको डिग्री प्रदान करना, सर्टिफिकेट प्रदान करना ही इन विश्वविद्यालयों का कार्य होगा जो खोले जाएंगे लंदन विश्वविद्यालयों की तर्ज पे या उनको मॉडल मानते हुए। विश्वविद्यालयों में प्राच्य भाषाओं, आधुनिक भारतीय भाषाओं, विधि और तकनीकी, इंजीनियरिंग आदि के लिए शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया जाए। तो ध्यान दीजिए, विश्वविद्यालय जो खोले जाएंगे उन विश्वविद्यालयों में एक तो प्राच्य भाषाओं में, दूसरा आधुनिक भारतीय भाषाओं में, तीसरा विधि और तकनीकी, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए, ऐसा उर्स डिस्पैच में कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा व शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएं उस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समस्त विषयों के साथ साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी की शिक्षा हेतु भी प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए। अर्थात जो फॉरेन लैंग्वेज है या फिर जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा पर तो बल दिया ही जाएगा, उसके साथ साथ जो प्राच्य भाषाएं हैं, संस्कृत, अरबी और फारसी, इन भाषाओं की शिक्षा को प्रदान करने के लिए भी प्रोफेसरों की नियुक्ति इन विश्वविद्यालयों में की जानी चाहिए, ऐसा उर्स डिस्पैच में कहा गया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन, क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना। यह भी उर्स डिस्पैच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बारे में भी कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें पूछा जा सकता है कि क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन के बारे में किस घोषणा पत्र में कहा गया है, कहाँ कहा गया। तो क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में उर्स डिस्पैच में या घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा के सुसंगठित विकास के लिए संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन का जो सजेशन था वो जो है उस डिस्पैच में दिया गया। आदेश पत्र ने क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं या विद्यालयों के स्वरूप को निम्न प्रकार से निश्चित किया गया था। जो ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है उसमें सबसे नीचे होगा वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल्स हों, प्राथमिक विद्यालय हों, और प्राइमरी स्कूल्स या प्राथमिक विद्यालय के बाद उससे ऊपर जो होगा वो क्या होगा, मिडिल स्कूल होना चाहिए, और मिडिल स्कूल के उपरांत हाई स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए, हाई स्कूल के उपरांत कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए, और कॉलेजेस के उपरांत जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस चित्र में कि एक ग्रेडिंग है, ये ग्रेडेड या एक क्रमबद्धता बनी हुई है कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल, देन मिडिल स्कूल, देन हाई स्कूल, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी। इस तरह से एक ग्रेडेड या क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना के बाद जो है उर्स डिस्पैच में की जाती है। तो उर्स डिस्पैच की एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसमें कहा जाता है ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस या ग्रेडेड या जो है क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके घोषणा पत्र में कहा गया कि जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रृंखलाबद्ध संस्थाओं या विद्यालयों की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, जो श्रृंखलाबद्ध संस्थाओं की स्थापना की बात हम लोग कर रहे हैं उसके इम्पोर्टेंस को बताते हुए उर्स डिस्पैच में कहा जाता है कि जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यदि हायर एजुकेशन को हम अपने हायर एजुकेशन प्रदान करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए श्रृंखलाबद्ध संस्थाओं या श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों का होना अति आवश्यक है। तो श्रृंखलाबद्ध संस्थाओं की इम्पोर्टेंस को बताते हुए उर्स डिस्पैच में कहा जाता है कि जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रृंखलाबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन या जन शिक्षा का विस्तार।
जन शिक्षा या मास एजुकेशन भी जो ब्रिटिश एजुकेशन की नीति थी, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की या लॉर्ड मैकाले की नीति थी, तो वहाँ पर जो है जन शिक्षा जो है नहीं प्रदान की पाई। उस नीति में जो है जन शिक्षा को दबाया जाता है। लेकिन उस डिस्पैच में एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन या जन शिक्षा के विस्तार की बात की जाती है। वुड के आदेश पत्र में यह निसंकोच रूप से स्वीकार किया जाता है कि कंपनी ने शिक्षा में जो निस्यंदन सिद्धांत था, जो छनाई का सिद्धांत था, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, उसका अनुसरण करके जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा या पूर्ण अवहेलना की है। तो इस तरह से उस डिस्पैच में स्वीकार किया जाता है कि कंपनी के जो द्वारा जो डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन के सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत अपनाया जाता है, यह सिद्धांत पूरी तरह से असफल होता है और इसका अनुसरण करके कंपनी जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा कंपनी ने किया है। उनके घोषणा पत्र में जन शिक्षा की आवश्यकता व महत्व को स्वीकार करते हुए जन शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए कहा जाता है कि हमें अपना ध्यान अब एक महत्वपूर्ण व बहुत अधिक उपेक्षित प्रश्न की ओर निर्देशित करना चाहिए। अर्थात जो मास एजुकेशन जन शिक्षा वो क्या है, अभी तक क्या रही है, उपेक्षित रही है। हमें यह देखना होगा कि शिक्षा प्राप्त से वंचित व्यक्तियों के बड़े समुदाय को उपयोगी व व्यवहारिक ज्ञान कैसे दिया जा सकता है। एक बड़ा समाज, एक पूरा का पूरा मास जो शिक्षा से वंचित रह गया है, उस बड़े समुदाय को, उस वंचित समुदाय को उपयोगी व व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्रदान किया जा सकता है, इस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि भविष्य में इस उद्देश्य के लिए सक्रिय सरकारी प्रयास किए जाएं। तो मास एजुकेशन के बारे में, मास एजुकेशन या जन साधारण को शिक्षा प्रदान करने के बारे में उस डिस्पैच में ध्यान दिया जाता है और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को कहा जाता है कि कंपनी ने जो निस्यंदन के सिद्धांत को अपनाया वह गलत था और उस सिद्धांत को अपना करके जन साधारण की शिक्षा की पूरी तरह से कंपनी के द्वारा अवहेलना की जाती है। Our attention should now be directed to a consideration, if possible, still more important. We are bound to admit too much neglected, namely now useful and practical knowledge may be conveyed to the great mass of the people who are utterly incapable of obtaining any education. We desire to see the active measures of government more especially directed for the future to this ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से मास एजुकेशन पर बल दिया जाता है, जन शिक्षा पर बल दिया जाता है और जन शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से उनके आदेश पत्र में अनेक सिफारिशें की जाती हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज सभी स्तरों की शिक्षा हेतु विद्यालयों, दैट इज प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। तो सभी स्तरों की शिक्षा हेतु विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, मिडिल विद्यालयों और हाई स्कूल विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, इसकी बात की गई। द नेक्स्ट वन जो अगली अनुशंसा की गई वो कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। तो प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना के बारे में भी उस डिस्पैच में कहा गया, जिससे कि मास एजुकेशन या जनसाधारण को शिक्षा प्रदान की जा सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेधावी या योग्य तथा निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो स्कॉलरशिप की बात जो उस डिस्पैच में कहा जाता है कि जो ऐसे विद्यार्थी जो मेधावी हैं और जो निर्धन हैं उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की जाए, जिससे उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। ऐसे विद्यार्थी जो मेधावी हैं परंतु गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे कि वह प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, उनको उसमें सुविधा मिल सके। और साथ ही साथ देशी विद्यालयों की स्थिति में भी सुधार की जानी चाहिए। जो देशी विद्यालय हैं जो भारत के, उन देशी विद्यालयों की स्थिति में भी सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों अर्थात देशी व मिशनरी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो देशी विद्यालय हैं उन देशी विद्यालयों को भी प्रयास करना चाहिए, मिशनरीज को भी प्रयास करना चाहिए कि जन शिक्षा या आम जनमानस को शिक्षा प्रदान की जा सके। तो जन शिक्षा के प्रसारित व्यक्तिगत प्रयासों जिसमें देशी संस्थाओं और मिशनरी को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पाश्चात्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाना चाहिए और उसके जो अनुवादक हों उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, जो
वेस्टर्न नॉलेज है, जो पाश्चात्य ज्ञान है, उसको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा कि जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान है उसको इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने की बात उस डिस्पैच में की जाती है। कहा जाता है कि भारतीय भाषाओं में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को अनुवाद कराया जाए, ट्रांसलेट कराया जाए, और इसके जो ट्रांसलेटर हों, जो अनुवादक हैं, उनको क्या किया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, उनको भी रिवार्ड्स दिए जाएं, उनको पुरस्कृत किए जाएं। और साथ ही साथ देश के दूरस्थ स्थानों व भेदभाव रहित शिक्षा के लिए जन शिक्षा के संबंध में अधिकाधिक धन आवंटित भी किया जाना चाहिए। तो जो दूरस्थ स्थान है, जो डिस्टेंट एरियाज हैं, वहां पर शिक्षा पहुंचाने के लिए और भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करने के लिए इस फील्ड में अधिक से अधिक धन आवंटित करने के बारे में भी उस डिस्पैच में सुझाव दिया जाता है या अनुशंसा की जाती है। तो इस तरह से आम जनमानस को शिक्षा प्रदान करने के लिए, जन साधारण को शिक्षा प्रदान करने के लिए उस डिस्पैच में बल दिया जाता है, और उस डिस्पैच में आउट के घोषणा पत्र में जो निस्यंदन का सिद्धांत था उसको गलत ठहराया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो पॉइंट है, जो अगली विशेषता है, जो अगली अनुशंसा है उस डिस्पैच की, दैट इज ग्रांट इन एड सिस्टम या सहायता अनुदान प्रणाली। तो सहायता अनुदान प्रणाली या ग्रांट इन एड सिस्टम के बारे में भी उस डिस्पैच में कहा जाता है। उनके आदेश पत्र ने भारत में जन शिक्षा कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचलित करने का सुझाव दिया था। यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो है शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उस डिस्पैच में किस सिस्टम को जो है प्रचलित करने का सुझाव दिया गया। तो वो तो ग्रांट इन एड सिस्टम या सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली को जो है बढ़ाने का, सहायता अनुदान प्रणाली या को प्रचलित करने का सुझाव जो है उस डिस्पैच में दिया जाता है। घोषणा पत्र में जन शिक्षण प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया तथा कहा गया कि व्यक्तिगत विद्यालयों की सहायता के लिए सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत विद्यालय को प्रोत्साहित करने का प्रयास, व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया था, और व्यक्तिगत विद्यालयों या व्यक्तिगत प्रयासों को सहायता देने के लिए जो सहायता अनुदान प्रणाली या ग्रांट इन एड सिस्टम को प्रारंभ किए जाने की अनुशंसा उस डिस्पैच में या उनके घोषणा पत्र में की गई थी। सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए धार्मिक तटस्थता आवश्यक बताई गई, किंतु मिशन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने तथा सरकारी स्कूलों की पुस्तकों में बाइबल रखने की छूट देने का सुझाव भी दिया गया था। अर्थात ऐसे संस्थान जो सहायता अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रांट इन एड प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धार्मिक तटस्थता आवश्यक बताई गई। अर्थात ऐसे संस्थान धार्मिक रूप से तटस्थ होने चाहिए। लेकिन जो मिशनरी के स्कूल थे, ऐसे मिशनरी के स्कूल जो है धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनको छूट दी गई थी, और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में बाइबल रखने की भी छूट दी गई थी। और यह भी कहा गया था कि जो स्कूल की अवधि है, जो विद्यालय की अवधि है, उस अवधि के उपरांत यदि शिक्षक या छात्र जो है, शिक्षक छात्र जो है बाइबल पे या ईसाई धर्म पे चर्चा करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च विद्यालयों तक विभिन्न पदों जैसे शिक्षकों के वेतन, भवन का निर्माण, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण आदि के लिए अलग अलग अनुदान दिए जाने की सिफारिश घोषणा पत्र में की गई तथा जो ग्रांट इन एड है, जो सहायता अनुदान दी जाएगी, वो सबसे पहले शिक्षकों के वेतन के लिए, भवन निर्माण के लिए, छात्रवृत्तियों के लिए, पुस्तकालयों के लिए, विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण पे अलग अलग अनुदान देने की अनुशंसा या सिफारिश जो है घोषणा पत्र में की जाती है। सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा का संकेत देते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। We have resolved to adopt in India the system of grant in aid which has been carried out in this country, that is English, with very great success। अर्थात इंग्लिश कंट्री या इंग्लैंड में जिस सहायता अनुदान प्रणाली को जो है सबसे अच्छे से संपादित किया गया है, उसी सहायता अनुदान प्रणाली को भारत में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा
इस घोषणा पत्र में कहा गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इंग्लैंड में या जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। वी हैव रिजॉल्व टू अडॉप्ट इन इंडिया द सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड विच हैज बीन कैरिड आउट इन दिस कंट्री इंग्लिश विथ वेरी ग्रेट सक्सेस। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स या अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में उर्स डिस्पैच में क्या कुछ कहा गया। उर्स के घोषणा पत्र में शिक्षकों को सबसे पहली बार मास्टर कहा जाता है, अर्थात मास्टर शब्द का प्रयोग टीचर्स के लिए किया जाता है। शिक्षकों को सबसे पहले जो है पहली बार मास्टर कह करके पुकारा जाता है उर्स के डिस्पैच में, उर्स के घोषणा पत्र में। तो उर्स के घोषणा पत्र में शिक्षकों को पहली बार मास्टर कहकर संबोधित किया गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की आवश्यकता को देखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में उर्स घोषणा पत्र में कहा गया कि कुछ रिकमेंडेशंस की गई। कहा गया कि इस संबंध में ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित योजना को भारत में भी अपनाना सर्वोत्तम होगा, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन में जो योजना प्रचलित है उसको भारत में अपनाया जाना चाहिए। इस योजना में मुख्यतः छात्राध्यापकों का चयन करने तथा उन्हें प्रशिक्षण भत्ता देने, उपयुक्त पाए जाने पर नॉर्मल स्कूल में भेजने, प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रमाण पत्र देने तथा बाद में उनकी स्कूल अध्यापक के रूप में नियुक्त होने पर पर्याप्त वेतन मिलने का प्रावधान है। तो उस डिस्पैच में कहा गया कि शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में ग्रेट ब्रिटेन में जो योजना प्रचलित है उसी योजना को भारत में भी लागू किया जाना चाहिए। और वो योजना क्या है, इसमें जो छात्राध्यापक हैं उनका सिलेक्शन किया जाए, उनका चयन करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण भत्ता दिया जाना चाहिए और ऐसे छात्राध्यापक जो उपयुक्त पाए जाते हैं उनको नॉर्मल स्कूलों में भेजना चाहिए, प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रमाण पत्र उनको दिया जाना चाहिए और बाद में उनके स्कूल अध्यापक के रूप में नियुक्त होने पर जो है उनको अच्छा वेतन या पर्याप्त वेतन देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था भारत में सरकारी कॉलेजों व स्कूलों तथा अनुदान प्रणाली के द्वारा सरकारी निरीक्षण में लाई गई सभी संस्थाओं में लागू की जानी चाहिए। तो इस तरह से उर्स डिस्पैच में जो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स या शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जो मॉडल अपनाया जाना चाहिए उसमें कहा गया कि वो मॉडल जो ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित है उस मॉडल को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। वी कैन नॉट डू बेटर देन रिफर यू टू द प्लान विच हैज बीन अडॉप्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन फॉर दिस सब्जेक्ट्स एंड विच अपीयर्स टू अस टू कैपेबल ऑफ इजी एडेप्टेशन टू इंडिया। It mainly consists in the selection and stipend of pupil teachers, their ultimate removal if they prove worthy to normal schools, the issues to them certificates on the completion of their training in those normal school and in securing to them a sufficiently salary when they are afterwards employed as a school master. This system should be carried out in India both in the government college and schools and by means of grant in aid in all institutions which are brought under government inspection। तो इस तरह से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में जो है जो ग्रेट ब्रिटेन का मॉडल था उसको अपनाने की बात जो है उस डिस्पैच में की जाती है। उड के घोषणा पत्र में इस बात की आशा प्रकट की गई कि इंग्लैंड के समान ही भारत में भी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल व प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए और इन प्रशिक्षण केंद्रों पर इंग्लैंड के प्रशिक्षण संस्थाओं की तरह ही संचालन और इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों आदि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अलग अलग की जानी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो सामान्य विषयों के शिक्षक हैं, जो लॉ के शिक्षक हैं या विधि शिक्षक हैं, जो मेडिकल के शिक्षक है या चिकित्सा के शिक्षक हैं, इन सभी को प्रशिक्षण जो है देने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में स्टाइपेंड देना चाहिए, छात्रवृत्तियां भी दी जानी चाहिए और साथ ही साथ शिक्षकों को अधिक वेतन दे करके अन्य सार्वजनिक व्यवसायों के समान अध्यापन के व्यवसायों को अधिक आकर्षक बनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों का स्तर ऊपर उठ सके और उन्हें उचित स्थान भी समाज में प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में उर्स डिस्पैच में क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। उर्स के आदेश पत्र में कहा गया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए
जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके। तो ध्यान दीजिए कि भारत के प्रत्येक प्रांत में ऐसे स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसाय अर्थात वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा विद्यार्थियों को मिल सके। उठ के घोषणा पत्र के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा देने की जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं, द फर्स्ट वन इज शिक्षित लोगों की बेरोजगारी को दूर करना, अर्थात ऐसे लोग जो एजुकेशन तो प्राप्त कर लिए हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। द सेकेंड एम्स और ऑब्जेक्टिव इज व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त बनाना, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें जो है ऐसे लोग जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनको सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त बनाया भी जाना चाहिए। और कब हम बना सकते हैं? जब उनको हम वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर सकें। तो शिक्षित लोगों को की बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो है घोषणा पत्र में अनुशंसा की जाती है। उनके घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता व कार्यकुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको कार्यकुशल बनाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन की रिकमेंडेशंस उर्स डिस्पैच में की जाती है। नाउ स्त्री शिक्षा या फीमेल एजुकेशन या विमेन एजुकेशन के बारे में क्या कुछ कहा जाता है उर्स डिस्पैच में, इसकी जल्दी से चर्चा कर लें हम लोग। कहा गया उर्स डिस्पैच में कि भारतीयों के नैतिक व चारित्रिक विकास तथा उनकी भौतिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा उत्तरदायी है। उठ के घोषणा पत्र में आदेश पत्र में कहा जाता है कि भारतीयों के नैतिक व चारित्रिक विकास तथा उनकी भौतिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा उत्तरदायी मानी जाती है। उठ के आदेश पत्र में स्त्री शिक्षा हेतु बालिका विद्यालयों को उदारता पूर्वक विशेष सहायता अनुदान या ग्रांट एंड एड्स प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई, अर्थात स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे विद्यालय जो बालिकाओं के लिए खोले गए अर्थात बालिका विद्यालयों को उदारता पूर्वक विशेष सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। स्पेशल ग्रांट एंड एड्स जो है बालिका विद्यालयों को दिए जाने चाहिए। आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की भी सराहना की गई जिन्होंने महिला शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया। तो ऐसे लोग जिन्होंने धन दिया, जिन्होंने सहायता प्रदान की बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए, उनकी सराहना भी उर्स डिस्पैच में की जाती है। उर्स डिस्पैच में कहा जाता है कि बालिका विद्यालयों को उदारतापूर्वक विशेष सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। एजुकेशन ऑफ मुस्लिम या मुस्लिमों की शिक्षा के लिए, मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी उर्स डिस्पैच में कहा जाता है। उर्स के घोषणा पत्र के अनुसार मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी हुई दशा में थी। जब उर्स डिस्पैच आया उस समय जो मुसलमानों की शिक्षा थी वो क्या थी? पिछड़ी हुई दशा में थी। और मुसलमानों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र में कहा जाता है कि इसीलिए घोषणा पत्र में दृढ़ता पूर्वक कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिए। चूंकि मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी हुई दशा में है, इसलिए कंपनी को यह प्रयास करना चाहिए कि मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार हो सके। तो मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए कंपनी को विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और उसके डिस्पैच में मुस्लिमों की शिक्षा के संबंध में जो घोषणाएं की गई उसमें कहा गया द फर्स्ट वन कि मुस्लिम बच्चों की शिक्षा है तो विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। मुस्लिम जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर उन्हें विद्यालयों के प्रति आकर्षित किया जाए। तो जो मुस्लिम जनता है उनको शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार उनमें किया जाए और उन्हें विद्यालयों के प्रति आकर्षित किया जाए तथा मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करने की बात उर्स डिस्पैच में की जाती है। अर्थात मुस्लिम जनता को शिक्षा के प्रति अवेयर करना और विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करने, ये दो प्रमुख रिकमेंडेशंस थे अबाउट मुस्लिम एजुकेशन उर्स डिस्पैच में। अगला है इनकरेजमेंट टू ओरिएंटल लिटरेचर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, अर्थात प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। उड के आदेश पत्र में प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने की अभिलाषा अक्षरबद्ध की जाती है। अर्थात प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के बारे में
उर्स डिस्पैच में कहा जाता है और उसमें कुछ सिफारिशें की जाती हैं। उसमें जो सिफारिश की गई उसमें कहा गया कि देसी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जानी चाहिए, देसी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो जो अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान है, जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है, उसको जो ट्रांसलेट कर सकते हैं वो उसको ट्रांसलेट करें। तो यूरोपीय भाषाओं के पाश्चात्य विज्ञान व साहित्य की पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। ऐसे लोग जो अनुवाद करने का काम करें उनको जो है पुरस्कार भी दिया जाए। देसी भाषाओं के लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक भी दिया जाना चाहिए। तो देसी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया कि देसी भाषाओं के जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, उनको उत्तम पारिश्रमिक ऑनरेरियम भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से देसी भाषाओं जो देसी भाषाएं हैं और जो प्राच्य साहित्य है उसको भी प्रोत्साहन देने की बात उर्स डिस्पैच में की जाती है। अगला है अरेंजमेंट ऑफ स्कॉलरशिप या छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। तो छात्रवृत्तियों की व्यवस्था के बारे में भी उर्स डिस्पैच में कहा जाता है। उनके घोषणा पत्र में निर्धन छात्रों की शिक्षा है तो छात्रवृत्तियों की सहायता से जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। जन शिक्षा के प्रसार पर बल देते हुए कहा जाता है कि ऐसे छात्र जो कि क्या है, निर्धन है लेकिन मेधावी हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वे प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनको सहायता दी जा सके। उनके घोषणा पत्र में छात्रवृत्तियों के माध्यम से जन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा तथा गरीबों की शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। अर्थात आम जनमानस को शिक्षा प्रदान करने के लिए, मुस्लिमों को शिक्षा प्रदान करने के लिए और गरीब लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। छात्रवृत्तियों के माध्यम से उनकी सहायता की जानी चाहिए जिससे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और जन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा तथा गरीबों को शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा और नौकरी के संबंध में भी उर्स डिस्पैच में कुछ रिकमेंडेशंस की गई थी। उर्स के घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया गया। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित होंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त होंगे, जो शिक्षित होंगे, उनको सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। उनके घोषणा पत्र में माना गया कि शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने से कंपनी को सरकारी नौकरियों के लिए अधिक कुशल और विश्वसनीय व्यक्ति मिल सकेंगे। अर्थात जब कंपनी के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी जो शिक्षित होंगे तो इससे कंपनी को जो है अधिक कुशल और विश्वसनीय व्यक्ति मिल सकेंगे। इसलिए कहा गया कि शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। कंपनी के संचालकों का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने से अंग्रेजी भाषा की प्रगति होगी। अर्थात जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके प्रोग्रेस के लिए, उसकी प्रगति के लिए भी जरूरी है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हों। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने में से अंग्रेजी भाषा की भी प्रगति हो सकेगी और साथ ही साथ ऐसे लोग जो शिक्षा प्राप्त होंगे उनको रोजगार प्राप्त हो सकेगा। तो अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति के लिए और शिक्षित व्यक्तियों के रोजगार के लिए यह अनिवार्य था कि जो ऐसे लोग जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हों उनको सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में बड़े ही डिटेल में उर्स डिस्पैच के बारे में चर्चा किया और यह देखा कि उर्स डिस्पैच को महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है या इसको जो है भारत का एक बौद्धिक प्रपत्र क्यों कहा जाता है और कौन कौन सी इसकी जो है महत्वपूर्ण जो अनुशंसाएं थी इसके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा किया। यदि इसकी जो प्रमुख अनुशंसाएं थी इसके बारे में एक बार फिर से शॉर्ट में संक्षेप में रिवाइज करना चाहें तो उसमें द फर्स्ट वन की शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो क्या होगा, भारतीयों का बौद्धिक उन्नत, भारतीयों के आर्थिक उन्नत और भारतीयों का नैतिक विकास करना। अर्थात भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास करना जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। छोटी कक्षाओं में शिक्षा का जो माध्यम रखा जाएगा वह स्थानीय भाषा या वर्नाकुलर लैंग्वेजेज होंगी, लेकिन जो हायर एजुकेशन की बात करें तो अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। अंग्रेजी भाषा ही हायर एजुकेशन में जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। सरकारी शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर सहायता अनुदान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। उर्स डिस्पैच के अनुसार सरकारी शिक्षा संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा होगी वह क्या होगी, धार्मिक रूप से तटस्थता पर बल दिया गया, लेकिन शैक्षिक रूप से जो मिशनरीज थे वे धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते थे और जो स्कूल पीरियड है, जो विद्यालय की अवधि, उस अवधि के बाद यदि विद्यार्थी और शिक्षक जो है धार्मिक शिक्षा के बारे में
चर्चा करना चाहें तो वे कर सकते थे। अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में भी नॉर्मल स्कूल्स खोले जाने की बात की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, उनको स्टाइपेंड देने के लिए कहा गया और उनको जब ट्रेंड होकर के स्कूल में जब टीचर बनते हैं तो उनको एक अच्छा वेतन देने के बारे में भी वुड्स डिस्पैच में कहा गया। महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने के बारे में कहा गया कि महिलाओं की शिक्षा विद्यालयों के लिए जो कन्या विद्यालय हैं उनको जो है विशिष्ट जो है सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए और जो समाज के लोग जो है जो धन दे सकते हैं, जो अपना सहयोग दे सकते हैं, उनको भी सहयोग देना चाहिए। उनको भी जो है उस डिस्पैच में उनकी भी बढ़ाई की गई थी, जो लोग जो है सहायता या धन जो है बालिका विद्यालयों को प्रदान करते थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि विशिष्ट अनुदान, सहायता अनुदान जो है दिया जाना चाहिए। भारत में विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए भी उस डिस्पैच में कहा गया कि जो लंदन के विश्वविद्यालय हैं उन्हीं की तर्ज पर उनको रोल मॉडल मानते हुए भारत में बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए और जनसाधारण की शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के बारे में भी उस डिस्पैच में कहा गया। और कहा गया कि जो निस्यंदन का सिद्धांत था, जो छनाई का सिद्धांत था, उसकी वजह से जनशिक्षा जो है शिक्षा से वंचित रह गई। निस्यंदन के सिद्धांत को जो है कहा जाता है कि निस्यंदन का सिद्धांत था जो कंपनी की जो है बहुत बड़ी त्रुटि थी और निस्यंदन के सिद्धांत को खत्म करते हुए जन शिक्षा या आम जनमानस को शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जो है लोगों में शिक्षा के प्रति प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान किया जाना चाहिए। तो अनेकों जो है संस्तुतियाँ उर्स डिस्पैच में की गई थी। इस तरह से आज की क्लास में हम सभी लोगों ने उर्स डिस्पैच के बारे में बड़े ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपके वैल्यूएबल सजेशंस का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक आप सभी में से जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।